देखा था कि गैल्वेनिक सेल जो होती है, जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी से कौन से एनर्जी में? स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होती है। और डेल्टा जी जो होती है ऐसे रिएक्शन नेगेटिव, और पावर इसमें जनरेटेड, जनरेट होता है। और पावर जब जनरेट होती है तो ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ठीक गैल्वेनिक का उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। केमिकल डेल्टा जी पॉजिटिव पावर इज कंज्यूम नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिवर्सिबल में क्या होता है, देखो डेल्टा जी जीरो, जब डेल्टा जी जीरो है तो मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम में। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील किया। अब कहानी ये है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टैंडर्ड 11th के पोर्शन से डैनियल सेल को आप लोग देख के आओ। तो आई सपोज कुछ बच्चों ने देखा होगा डैनियल सेल को, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ऑब्वियस सी बात है कि अपने प्रति कितनी वफादारी रखते हो वो बात। तो चलो सबसे सिंपल एग्जांपल, यदि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम बात करें, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यदि बात की जाए गैल्वेनिक सेल की, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होती है डैनियल सेल। अब आप लोगों में से कोई भी मुझे जो पढ़ के आए हो, डैनियल सेल का ओवरऑल इक्वेशन क्या होता है बता सकते हो? सर कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर ZnS प्लस जिंक प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। यस यस यस, कोई सही बोल रहा है। देखो डैनियल सेल जो होती है उसमें बेसिकली जो इक्वेशन होता है ओवरऑल या नेट इक्वेशन बोले, दैट इज जिंक होगी सॉलिड फॉर्म में, ओके, कॉपर एक्वस फॉर्म में, Zn2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस 2 प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड। ठीक है। अब चलो जिसने देखा वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखा वो ध्यान से देखिएगा थोड़ा बोर्ड को। देखिए बेसिकली क्या होता है, जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यस, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी उसके पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो बेसिकली जिंक के साथ हो रही है ऑक्सीडेशन। और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो आपको बेसिक इतना ठंडा दिमाग में रखना है, तब आगे की चीज समझ आएगी। जिन्होंने पढ़ा वेरी गुड, वो जो नहीं पढ़े हो यहाँ से देखिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन डेप्थ गैल्वेनिक सेल को देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, क्या है। चलो बेटा अब ध्यान से देखना, आराम से समझना चीजों को। गैल्वेनिक सेल, देखिएगा गैल्वेनिक सेल जो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। That is decrease in gives energy, which is converted to
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सुटेबल अरेंजमेंट। देखो बेटा, जो मैं लिखा हूं इसको एक बार ध्यान से देख लेना, आराम से समझ लो, एक बार पढ़ लो, सब अपने मन में इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, आई सपोज सबने इसको देख लिया होगा एक बार। अब देखिएगा, गैल्वेनिक सेल जो होती है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारा डिस्कस होता है। दैट इज डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। अब ध्यान से देखो, गिब्स एनर्जी डिक्रीज करती है। बोलने का मतलब, यदि एक पल के लिए समझो, इनिशियल एनर्जी थी उसकी 50, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल एनर्जी थी उसकी 50 और डिक्रीज होके हो गया 30, तो गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीमेंट है वो कितनी की है? 20 की है। अब आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, जितनी डिक्रीमेंट इन गिब्स एनर्जी होती है वही तो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। डिक्रीमेंट इन गिब्स एनर्जी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। गिब्स एनर्जी में जितनी डिक्रीमेंट आती है उतनी ही की आप मैक्सिमम यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे यही करेंगे कि गिब्स एनर्जी में जितनी डिक्रीमेंट आई है उसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह? कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे। ओके, उसके तहत हम लोग जो गिब्स एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगी उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब उसके लिए हम लोग करते क्या है, चलो देखते हैं, ध्यान से आराम से देखिएगा। सपोज करो कि मैं एक कंटेनर लिया, ओके, इस कंटेनर में मैंने रखा है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इस कंटेनर में है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होती है ब्लू कलर की, ओके, सबको मालूम है। अब इसमें मैंने डाला एक जिंक का रॉड। ओके, आप सभी को मालूम होगा कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. सल्फेट गिव्स व्हाट? Zinc sulfate plus copper. ये सिंपल रिएक्शन सबको मालूम होगा। ओके, अब चलो एक्चुअली यदि हम लोग देखें कि जिंक के साथ हुआ क्या है तो वो डेप्थ में समझना, ये तो बहुत जूनियर क्लास की बात है। तो जिंक बेसिकली क्या किया होगा? जिंक के आयन इसमें एंटर हुई होगी, और जब जिंक का आयन एंटर हुआ होगा तो जिंक के साथ हुआ होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बेसिकली जिंक के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक यहाँ पे छोड़ दिया है उसको गेन करने के लिए कॉपर की आयन निकलेगी यहाँ से, कॉपर 2+ की आयन, कॉपर 2+ की आयन निकल के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन। तो कॉपर 2+ क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा और क्या बन जाएगा? कॉपर। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन यदि हम लोग देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस गिव्स जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये एक सिंपल सी हम लोगों ने ओवरऑल इक्वेशन लिखा कि जो हुआ है। बट यदि हम लोग इसको गौर करें थोड़े माइन्यूट लेवल पे जाते
थोड़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके यदि हम इसको गौर करें तो ये जो रिएक्शन है ये तो खुद ब खुद हो रहा है। यदि एक जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? कुछ नहीं करना। नहीं सर, खुद से होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन खुद ब खुद होगा। और जब रिएक्शन खुद ब खुद होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होती है। अब जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो पावर क्या होगा? जनरेटेड। जनरेट होगा। पावर जनरेट होगा। तो इस रिएक्शन में पावर नो डाउट जनरेट हो रही है। और वो पावर के साथ क्या हो रहा है? एक्चुअली देखो कि इलेक्ट्रॉन जो जिंक खो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक खो रहा है उसको कॉपर यहीं पे गेन कर ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो यही रॉड पे हो जा रहा है। मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो यहीं पे रह जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी के साथ क्या होता है? एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कहां जाएगी? यहीं पे ना आदान प्रदान हो गया। जो एनर्जी निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर दिया, तो एनर्जी तो यहीं पे यूज हो गई। तो वो एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। यहाँ पे वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर पाया क्या? कहीं नहीं मूव कर पाया। इलेक्ट्रॉन को तो कॉपर ने एब्सॉर्ब कर लिया। ओके, तो जो एनर्जी निकली वो कन्वर्ट हो गई। एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एंड रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो जो एनर्जी इस रिएक्शन में निकल रही है, और आप सभी ने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, ध्यान से पढ़े होगे तो याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एनर्जी निकल रही है, ओके, जो एनर्जी निकल रही है वो यहीं पे यूज अप हो जा रही है और हीट की तरह सॉल्यूशन में रह जा रही है। पर हमें एनर्जी का जरूरत हीट के फॉर्म में है कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। बट वी रिक्वायर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो अंदर का भावना है वो तो पूरा नहीं हो रहा है। मेरा मेन भावना है कि इलेक्ट्रिसिटी बने, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही, तो हम लोग क्या करें? तो एक कोशिश करते हैं इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा बुर्बक बनाएं। यही रिएक्शन करवाएंगे बट इस रिएक्शन को थोड़ा बुर्बक बनाएं और बुर्बक बना के इलेक्ट्रिसिटी निकालने का कोशिश। चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे तो पूछ सकते, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। बेटा किसी को कोई दिक्कत इस स्लाइड में आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। कैसे? देखो एक्चुअली हम लोग एक पर्टिकुलर सेटअप करेंगे और वो सेटअप क्या करते हैं देखना। ये सेटअप का पार्ट ए, इस सेटअप का पार्ट ए मैं दिखा रहा हूं, तो दिमाग में रखना एक एक करके। जितना मैं बताऊंगा सारे पार्ट करके दिखाऊंगा, सारे पार्ट को दिमाग में रखना। सेटअप का पार्ट ए मैं क्या करूंगा देखो, मैं एक कंटेनर लेता हूं, उसमें रखता हूं जिंक सल्फेट। इस कंटेनर में मैं लिया जिंक सल्फेट, ठीक है ना, और इसमें एक जिंक की रॉड को डाल दिया। ये है जिंक रॉड, ठीक है। एक कंटेनर लिया, उसमें एक जिंक रॉड डाल दिया और एक दूसरा कंटेनर लेता हूं, ओके। उस कंटेनर में मैं लूंगा कॉपर सल्फेट, इसमें है कॉपर सल्फेट,
और एक कॉपर की रॉड, एक कॉपर की रॉड, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया और बीच में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। यह है पार्ट ए सेटअप, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया। अब बेटा मुझे कोई बताओगे आप लोग, मुझे कोई आप लोग बताओगे कि नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? तो पहले आप लोग एक काम करो, समझ लो कि क्या हो रहा है। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये दो डिफरेंट कंटेनर को मैंने बोला हाफ सेल्स, पहले एक सिंगल लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो पार्ट ले रहा हूं, इसको बोले एक हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल। क्या ध्यान से देखना कि इसमें क्या होगा। यहां पे जिंक रॉड जो है, जिंक रॉड की कैपेसिटी है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये सॉल्यूशन में, देखो जिंक रॉड का काम है कि अपने वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ये जिंक का रॉड और दो इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक आयन आए इस सॉल्यूशन में, तो दो इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन आया, फिर दो इलेक्ट्रॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्सन। तो उस रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, कहां भागेगा, इस वायर में भागेगा, इस वायर में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और यहां से Cu2 प्लस आयन, यहां से Cu2 प्लस आयन निकलेगा और कोशिश करेगा इन इलेक्ट्रॉन को गेन करने। ओके, टू इलेक्ट्रॉन इधर से भागी, जैसे इधर आएगी ये Cu2 प्लस कोशिश करेगा इन इलेक्ट्रॉन को गेन करने। ओके, अब ध्यान से देखना एक चीज यहां पे, कि यहां पे रिपल्सन मिल रही है, क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है। और यहाँ पे ये Cu2 प्लस जैसे ही यहाँ पे आती है, ये क्या करता है, कोशिश उन इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करती है इधर, ये Cu2 प्लस उसको खींच लेता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या मिल रही है, पुल मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ पे पुश मिल रहा है और यहाँ पे एक पुल मिल रही है। तो इस फोर्स के तहत इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर, ठीक है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन कि क्या इस सर्किट में करंट डेवलप होगी, यस सर, कि नहीं, कोई नहीं, सब बोल रहे हैं हाँ, यस सर, Yes. नहीं होगा सर, तो नहीं होगा सर। यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। देखो दूसरी बार मैं बोल रहा हूं कि जो बोल रहे हैं करंट डेवलप होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, जो बोल रहा है कि नहीं डेवलप होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटरी करंट इज डेवलप्ड, करंट डेवलप्स। मोमेंटरी बोलने का मतलब है कि कुछ पल के लिए, स्प्लिट सेकंड के लिए, जस्ट कुछ सेकंड के लिए करंट मिलती है और फिर करंट बंद हो जाता है। उसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो बड़ा सिंपल है, इन कंप्लीट सर्किट
अरे भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ गया, उसको घूम के यहाँ आना चाहिए था ना। यस सर। सर्किट कंप्लीट है क्या? यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ रुक गया, सर्किट तो कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में जा नहीं सकता है और फिर यहाँ घूम के तो आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगी और माइन्यूट सेकंड के लिए करंट डेवलप होगा, फिर बनेगा। तो पहली रीजन तो इनकम्प्लीट सर्किट है। और बेटा आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि दूसरा रीजन क्या होगा? सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दूसरा क्या है? ये जो सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट, ये था न्यूट्रल। अब इसमें पॉजिटिव आयन आ रही है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होते जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी काम हो रही है। चार्ज बिना मतलब का बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, जो बोलता है कि बिना मतलब का चार्ज नहीं बनना है, पर यहाँ पे तो बिना मतलब का चार्ज बन रहा है। तो भैया सर्किट तो कंप्लीट नहीं, ये तो सबसे बड़ा रीजन। दूसरा रीजन है कि बिना मतलब का चार्ज भी बन रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से देखो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन सेटअप की गई है 4 रीजन के साथ। ओके, व्हिच ऑफ देम आर ट्रू? समझ गए? पहला इनकम्प्लीट सर्किट, दूसरा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो बोलता है कि चार्ज बिल्डअप नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो कहानी फंस गया, करंट तो हमको नहीं मिल पाएगी, तो हम करें क्या? फिर हम क्या करते हैं, पार्ट बी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेटअप का पार्ट ए, उसमें हम लोग पार्ट बी ऐड करेंगे, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट ए में पार्ट बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखो, सपोज करो ये वाला कंटेनर ए है, ठीक है, और ये कंटेनर बी, ठीक है। इस कंटेनर में कौन सी चार्ज डेवलप हो रही है? पॉजिटिव। 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 इस कंटेनर में कौन सी चार्ज डेवलप होगी? नेगेटिव। 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 पॉजिटिव आयन निकलते जाएगा तो इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव आयन बढ़ते चल जाएगा, तो इसमें चार्ज डेवलप हो रही है नेगेटिव। ओके, अब देखो क्या करते हैं हम, इसके थ्रू एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसके थ्रू? सॉल्ट ब्रिज। और इसमें क्या है? KCl एंड अगर पाउडर। KCl। देखो इसमें क्या क्या रह सकता है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, KCl, KNO3 एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज रख सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा बाद में क्या क्या रख सकते हो, पर फिलहाल आप समझ लो इसमें KCl या KNO3 है, ठीक है। और पार्ट ए एडेड है, ऐसा नहीं है पार्ट ए मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे, ठीक है। समझ लेना कि पार्ट ए के साथ पार्ट बी डालेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि ये KCl जो है इसमें दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें दो आयन है, अब ये दो आयन करेगा क्या, ध्यान से देखो। जिधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है, जिधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है, KCl मानो वहां पे है, तो KCl क्या करेगा? अपना नेगेटिव पार्ट इधर भेजेगा। ओके, KCl अपना नेगेटिव पार्ट इधर भेजेगा, तो सॉल्ट ब्रिज से Cl माइनस इधर एंटर करेगा और उसी स्पीड में K प्लस इधर एंटर करेगा, उसी स्पीड में K प्लस उधर एंटर करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज में KCl रखी हुई है, जैसे ही चार्ज यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ, नेगेटिव वाले को भेज दिया, उधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव वाले को उधर भेज दिया, तो ये कहानी तो हो गई खत्म। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है।
चार्ज न्यूट्रलिटी को मैनेज कर दे रहा है। चार्ज जैसे ही डेवलप हो रहा है भेज दे रहा है आयंस को सॉल्ट ब्रिज, तो ये न्यूट्रलाइज हो जा रही है। ये चेंबर न्यूट्रलाइज तो हो जा रहा है, चलो ये कहानी तो सेट हो गई, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, और दूसरा चीज को भी ये फुलफिल कर रहा है। ध्यान से देखना, ये दूसरा फैक्टर को भी सॉल्ट ब्रिज पूरा कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है, ध्यान से देखना है। देखो, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड करंट फ्लो हो रही, सॉरी, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड इस वायर के थ्रू करंट फ्लो होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड इस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, बट इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट नहीं है। सर्किट को कंप्लीट होने के लिए ये दोनों हाफ सेल को भी जुड़ना है कि नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, पर ये दोनों यदि हाफ सेल कनेक्ट हो जाए तो सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस की मूवमेंट हो रही है। आयंस की मूवमेंट बेसिकली क्या होती है, चार्ज की मूवमेंट, और चार्ज जब मूव कर रहा है तो दोनों हाफ सेल भी कनेक्टेड हो। तो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड कनेक्शन वायर कर दे रहा है, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट सॉल्ट ब्रिज के आयंस कर दे। तो अब ना तो चार्ज डेवलप हो रहा है, ना ही सर्किट इनकम्प्लीट। हमें अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सेटअप ए प्लस सेटअप बी को मिला देंगे और हमें मिल जाएगा गैल्वेनिक सेल। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही चार्ज डेवलप होगा, इधर उधर भेजा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रलाइज हो रही है, सर्किट भी ये वाला कंप्लीट है, इधर ये वाला कंप्लीट है, सर्किट भी कंप्लीट है, हमें करंट मिलता रहेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और हमारी काम चलती है। तो गैल्वेनिक सेल तो हमें मिल गई। ओके, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ तक मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सर, जिंक से पहले इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? कॉपर से भी तो निकल सकता है सर। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकती है आपके दिमाग में, क्योंकि सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है। ओके, वो मैं बताऊंगा आपको। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबकी अलग होती है। जिंक की ज्यादा क्षमता है ऑक्सीडाइज होने की कंपेयर टू कॉपर, ठीक है ना, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है। अंडरस्टूड? यस। और कोई बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? यस सर। यस, चलिए। तो सेटअप ए और सेटअप बी दोनों मिली हुई रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेगा दोनों। ये वाला यहाँ पे रहेगा, तो बल्ब आपकी जलेगी और आपके काम चलते रहेंगे। पर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखना है, जिसको मैं बिता के आपको बता दूं, ठीक है। सर, करंट कितना देर तक फ्लो करेगा इसमें? कुछ लिखना है क्या? देखिए सर, इसमें सॉल्ट ब्रिज तो सर डिप्लीट होता रहेगा ना सर? हाँ, ये देखिए, बाद में उसको चेंज तो किया जा सकता है बेटा, डिप्लीशन तो होगी। देखो ये पार्ट देखो, ध्यान से देखना इस पार्ट में। ये वाला जिंक वाला रॉड है, ठीक है ना, कौन सा है, जिंक वाला। अब मान लो कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन नहीं बना रहा, ये वाला कॉपर वाला रॉड है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तो ऊपर नीचे हो गया, छोड़ो, उससे क्या होता है, जिंक यहां से निकलता है, Zn2+ बनती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक यहां से निकलती है और Zn2+ बनती है। तो जिंक के साथ ये कहानी जो हो रही है ये तो आपको मालूम है। तो इस चेंबर
ऑक्सीडेशन इस चेंबर में हो रही है ऑक्सीडेशन। और आपको एनोड और कैथोड कैसे पहचानना है? ये वाला क्या होगा? एनोड। एनोड। जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसे हम बोलते हैं एनोड। तो जिंक वाला जो हाफ सेल है दैट इज एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में एकदम बैठा के रखो। जिंक वाला जो हाफ सेल है वो है एनोड, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, मेन फंडा यही है, क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, कॉपर क्या कर रहा है? यहां से यहां चढ़ता है तो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और बनती है, ठीक है? तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कॉपर वाला टर्मिनल क्या है? कैथोड। कैथोड है। ओके, दिमाग में रखना है, कॉपर वाला टर्मिनल इज कैथोड। ओके, तो ये वाला है कैथोड। ओके, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज, एनोड पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। एनोड पे चार्ज क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, जिंक जब आयन बन के सॉल्यूशन में आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ लीव करते जा रहा है, तो इस पे जो चार्ज डेवलप हो रही है वो है नेगेटिव। किसका माइक ऑन है बेटा? जिंक पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो है नेगेटिव। तो ये गलती मत करना, बैटरी में, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। इंपॉर्टेंट चीज है, बैटरी में एनोड पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल में एनोड की जो इलेक्ट्रोड रहेगी उस पे चार्ज रहेगी नेगेटिव। तो सिमिलरली इस पे कौन सी चार्ज रहेगी? पॉजिटिव। तो देखा? नो, रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है जिंक से कॉपर। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक से कॉपर। करंट फ्लो करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये जो डायग्राम मैं बनाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये जो स्लाइड बता रहा हूं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट, इलेक्ट्रॉन जाएगी जिंक से कॉपर और करंट जाएगी कॉपर से जिंक। बात खत्म, क्योंकि करंट फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आई सपोज ये आइडिया सबकी क्लियर है। एनोड कैसे पकड़ेंगे? एनोड पकड़ेंगे ऑक्सीडेशन से, कैथोड कैसे पकड़ेंगे? रिडक्शन से, और एनोड पे चार्ज आती है नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैठा के दिमाग में। अब चलो ओके, इस सर्किट को ध्यान से देखना। पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दे रहा हूं। गैल्वेनिक सेल behaves या gives an output of 1.1 volt if Zn2 plus and copper 2 plus concentration is equal to 1 molar। ध्यान देना है। देखो, यदि आप जिंक की कंसंट्रेशन, मतलब जिंक आयन की कंसंट्रेशन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हो तो आपको गैल्वेनिक सेल से 1.1 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। मतलब गैल्वेनिक सेल एक 1.1 वोल्ट की बैटरी के जैसा काम करेगा यदि आप जिंक का कंसंट्रेशन और कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन को 1 मोलर रखते हो। बेटा ये दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, इंपॉर्टेंट सी चीज है स्कूल एग्जामिनेशन, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 80s के जमाने में ही आपने पूछने वाले, पर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि गैल्वेनिक सेल की आउटपुट कितनी होती है 1.1 वोल्ट, मतलब गैल्वेनिक सेल एक बैटरी की तरह काम करता है 1.1 वोल्ट का, यदि आप इन दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिमाग में रखनी है बैठा के। ओके चलिए अब क्या करूंगा मैं, सर्किट बनाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है यहाँ पे? नो, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक रजिस्टर लिया मैंने, ठीक है, और ये एक गैल्वेनिक सेल लगाया यहाँ। गैल्वेनिक सेल जो एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, जिसकी V है 1.1 वोल्ट। ओके, गैल्वेनिक सेल इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी जिसकी V है 1.1 वोल्ट। तो ऑब्वियसली करंट इसमें कुछ फ्लो होगा। ओके, करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना। करंट फ्लो कहां से होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान से देखना। ओके, दिस इज व्हाट गैल्वेनिक सेल। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। देखो ये गैल्वेनिक सेल है, दिस वन इज गैल्वेनिक सेल जिसका आउटपुट 1.1 वोल्ट है, आप सभी को मालूम है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसके साथ में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रहा हूं विथ ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी जरा समझ लो, कनेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन इस तरह हम लोग करते हैं ना। और मैंने क्या किया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाली क्या हो गई, ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्शन हो गई। तो ऑपोजिट पोलैरिटी में जब कनेक्शन होती है तो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करता है। और बैटरी का भी V मैं लेता हूं 1.1 वोल्ट। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होना चाहिए सर। 1.1 वोल्ट के बैटरी का इफेक्ट ये ऑपोजिट पोलैरिटी वाला 1.1 वोल्ट कैंसिल कर। ओके, तो यहां पे नो करंट फ्लोस और इनफैक्ट बोल सकते हो नो रिएक्शन। यदि मैं ऐसा काम कर देता हूं, ना ही कोई रिएक्शन होगा ना ही करंट फ्लो होगा, तो ये किसका कंडीशन है? रिवर्सिबल सेल में ये कहानी होती है। रिवर्सिबल सेल तो यही होती है। रिवर्सिबल सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनिक सेल के ऑपोजिट पोलैरिटी में सेम पोटेंशियल वाला बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता है, ना ही करंट फ्लो होगी ना ही कोई रिएक्शन, ठीक है ना। सो दिस वन इज व्हाट रिवर्सिबल। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, ध्यान से देखो। जो एक्सटर्नल बैटरी में लगाया हूं उसके V को मैं इंक्रीज करता हूं, उसको मैं बना देता हूं 1.3 वोल्ट का, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1.3 वोल्ट वाला बैटरी का इफेक्ट 1.1 वोल्ट वाला गैल्वेनिक सेल कैंसिल करेगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सर्किट जहां पे V कितनी होगी, 0.2 वोल्ट। यस, यहाँ पे जो V होगा इट विल बी 0.2 वोल्ट।
अब बेटा यहाँ पे कहानी क्या होगा ये मुझे बताओ। करंट जो फ्लो करेगा वो राइट साइड, राइट साइड से करंट फ्लो करने लग जाएगा। Yes. इधर करंट लेफ्ट साइड से फ्लो कर रहा था, तो मैं यदि एक एक्सटर्नल बैटरी लगा देता हूं ऑपोजिट पोलैरिटी में विथ ग्रेटर वैल्यू ऑफ V, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, और करंट की डायरेक्शन यदि बदल जाती है तो हर कुछ बदल जाता है। तो हर कुछ कहाँ बदलता है? चार्ज होने लगेगा बैटरी को। कौन सा सेल में? गैल्वेनिक सेल। The electrolytic cell. तो ये बेचारा बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उल्टा हो जाएगा, हर चीज उल्टी हो जाएगी। करंट उल्टा जाएगा, ध्यान से सुनो, करंट उल्टा जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन से आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आता था? जिंक से। जिंक से आता था। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से आएगा, उल्टा हो गया, मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया इसका। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट होता क्या है एक डायग्राम में। ओके, सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं कि हुआ क्या क्या। ध्यान से देख लो, आराम से। गैल्वेनिक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जा रही है ऐसे। ये गैल्वेनिक सेल का सर्किट डायग्राम। रिवर्सिबल सेल में ऑपोजिट पोलैरिटी उतना ही V का कनेक्ट किया हो तो 0 हो गई, कोई रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी वाला का V बढ़ा देंगे, तो V बढ़ाने से सब चीज उल्टी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट में मैं पावर सप्लाई कर रहा हूं कि पावर जनरेट कर रहा हूं? पावर सप्लाई कर रहे हैं। पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो पावर सप्लाई कर रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है और Yes. उल्टी काम हो रही है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल नहीं हो रही है। अब इलेक्ट्रिकल से केमिकल। केमिकल होती ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक प्रॉपर पैटर्न में कि तीनों के साथ हुआ क्या। मैं मिटाता हूं, ठीक है ना, इसको देख लेना आराम से अच्छे से। देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, देखते हैं हम लोग ध्यान से, और रिवर्सिबल को भी देखेंगे। रिवर्सिबल पहले इन दोनों को कंपेयर। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा था? नेगेटिव एनोड से कैथोड। नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं पूछ रहा हूं कौन? ये जिंक था, ये कॉपर था। टू कॉपर। जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी इधर और करंट की मूवमेंट हो रही थी इधर, है ना? तो दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था जिंक से कॉपर और करंट मूव कर रहा था कॉपर से जिंक। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? मैंने एक्सटर्नल बढ़ा दिया तो क्या होगा? कॉपर टू जिंक। यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। Current flows from Copper to zinc. Copper to zinc. Copper to zinc. यहाँ पे Zinc to copper. current flows from zinc to copper. अब देखिएगा नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
dash is dissolved and dash is deposited. कौन बताएगा? सर कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा, जिंक डिपॉजिट होगा। नहीं सर, उल्टा वाला, सॉरी सर जिंक डिसॉल्व होगा, कॉपर सर डिपॉजिटेड होगा। कॉपर डिपॉजिटेड, यस सर। उल्टा हो गया। देखो ये जिंक है, तो जिंक से क्या हो रहा था? 2 प्लस नीचे आ रहा था, तो जिंक निकलते जा रही है ना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा है। जिंक निकलते जा रही है, तो जिंक की रॉड पतली होती जा रही है, और कॉपर यहाँ पे चढ़ते जा रहा था, और कॉपर की जगह डिपॉजिट होते जा रहा है। ओके, तो जिंक इज डिसॉल्व्ड, और कहाँ पे डिसॉल्व होता है? कॉपर पे। एनोड, है ना? जिंक इज डिसॉल्व्ड कहाँ पे? एनोड पे। एनोड। कॉपर इज कैथोड पे डिपॉजिट। डिपॉजिटेड, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पर। कैथोड। ओके, अब यहाँ पे आपसे मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ एनोड कौन सा होगा इसमें? Zinc. एनोड वही रहेगा। तो कॉपर वाला। अरे भैया ध्यान से देखो, कॉपर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रही है? कॉपर से। कॉपर से। कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रही है। जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कॉपर 2 प्लस, मानो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड। एनोड पे होता है। एनोड कौन सी रहेगी आपकी? कॉपर। 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 इलेक्ट्रॉन किधर घुस रहा है? जिंक कैथोड। कैथोड पर। कॉपर टू जिंक। जिंक। जिंक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन। और कौन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? जिंक रिडक्शन। ओके, समझ आ गई बात आपको? अब आपके सामने एक और कहानी यहाँ पे, गैस इज डेपोजिटेड एंड कॉपर डिपॉजिटेड हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। नहीं, कॉपर डिसॉल्व होगा, जिंक तो डिपॉजिट। कॉपर डिसॉल्व और जिंक डिपॉजिटेड। यस, कॉपर डिसॉल्व होगी, कॉपर आयन बन के निकलेगा, कॉपर आयन बन के निकलेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। कॉपर आयन बन के निकलेगा, सॉल्यूशन में घुस जाएगा, तो कॉपर का रॉड पतला होते जाएगा, तो कॉपर डिसॉल्व होते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब आएगी तो सॉल्यूशन से जिंक उसे गेन करेगा, तो जिंक डिपॉजिट होते चले जाएगा यहाँ पे, तो जिंक इज डिपॉजिटेड। तो ये कहानी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करती है? जब ई एक्सटर्नल को हम लोग ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दे, ठीक है ना? ई एक्सटर्नल को ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर देंगे तो सब कहानी क्या हो जाएगी? उल्टा कहानी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में यदि एक्सटर्नल आप लगाते भी हो तो आपको 1.1 से कम होना चाहिए, तब तक वो काम करेगा। अच्छा, ये तो दिमाग में सोचने की बात है कि गैल्वेनिक में मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, और कहाँ तक का एक्सटर्नल लगा सकता हूँ? 1.1 से नीचे का। 1.1 से 1.1 से नीचे तक का, मतलब 1.1 से नीचे तक का रहेगा तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। 1.1 से आप बढ़ा दोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करने लग जाएगा। ओके, रिवर्सिबल का भी थोड़ा फंडा देख सकते हैं। रिवर्सिबल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज गौर करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना? इसको देख, अच्छे से देख लेना, समझ के डायग्राम बना के एक बार प्रैक्टिस करना कि कौन निकला, कौन डिपॉजिट हुआ। ओके, एक्सटर्नल कितना रखेंगे हम? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट।
नो करंट फ्लोज। रिवर्सिबल में एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा? कोई नहीं होगा सर, कुछ सब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नहीं ने होगा। बोला, यस सर। नाम बताओ किस बच्चे ने बोला करंट नहीं फ्लो होगा? हम बोले सर, उदय। अच्छा, very good। जब करंट बेटा नहीं फ्लो होगा तो ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो एनोड और कैथोड कहां से बताओ? एनोड एंड कैथोड कैनॉट बी डिफाइंड। एनोड एंड कैथोड cannot be defined। ये बड़ा अच्छा चीज है, आप रिवर्सिबल सेल में रिएक्शन ही नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, तो कहां से डिटरमाइन करोगे बेटा कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है कि नहीं? अंडा क्लियर रखना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो अब चलो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा समझ लेना चाहिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? देखो, a salt bridge is an inverted U-shaped glass tube filled with agar-agar mixed with KCl, KNO3, NH4NO3 etc. कोई भी ले सकते हैं, बट बताएंगे कि कौन सा लेना है। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्ट ब्रिज समझो। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, यू जैसा है ना और इन्वर्टेड है और ये ग्लास की बनी, एंड इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास की ट्यूब फिल्ड विथ अगार अगार। अब ये अगार अगार क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली क्या अगार अगार है वो बताता हूं। जेली लाइक hydrated substance derived from algae, red algae। रेड एल्गे से एक जेली लाइक हाइड्रेटेड चीज निकाली जाती है, डिराइव की जाती है। ओके, जेली लाइक होती है और हाइड्रेटेड। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस और हाइड्रेटेड, और वो कहां से डिराइव की जाती है? रेड एल्गे से। ओके, जेली जैसी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, वो जेली लाइक हाइड्रेटेड सब्सटेंस के साथ KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग मिक्स करते हैं। ओके, और उसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, ग्लास ट्यूब फिल्ड विद, इस चीज से इसको फिल कर दिया। गॉट इट? और यहाँ पे कॉटन के प्लग्स लगाए जाते हैं, कॉटन प्लग्स। और ये तो हो गई आपके लिए सॉल्ट ब्रिज। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो KCl, KNO3 और NH4NO3 हम लोग फिल कर रहे हैं, they should have equal mobility of
कैटायंस एंड एनायंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये वाला जो भरते हैं हम लोग, इसमें जो अगार अगार के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, उसकी जो मोबिलिटी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। मोबिलिटी मतलब स्पीड इक्वल होनी चाहिए। बोलने का मतलब K प्लस जितना स्पीड से इधर भागेगा Cl माइनस ये उतना स्पीड से इधर आनी चाहिए। K प्लस जितना स्पीड से इधर, NO3 माइनस भी उतना स्पीड से इधर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उसी रेट में जब चार्जेस बन रहे हैं एकदम इक्वल रेट में डिस्चार्ज होने चाहिए फटाफट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो कैटायन और एनायन रहेंगे यहाँ पे उसकी मोबिलिटी जो रहनी चाहिए इक्वल रहनी चाहिए। सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज, K प्लस Cl माइनस, K प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस NO3 माइनस। ओके, तो ये है सॉल्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन। तो सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं है, एक इन्वर्टेड यू शेप चीज है जिसमें अगार अगार के साथ मिक्स करके रखा गया है ये सारी चीज को। ओके, जिसकी मोबिलिटी जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, स्पीड जो होनी चाहिए इधर उधर जाने की वो इक्वल। ओके, अब ये कॉटन प्लग और अगार अगार रखने का रीजन क्या है? देखो कॉटन प्लग रखने का रीजन क्या है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन रहती है, सॉल्यूशन एंटर ना करे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन रहती है, वो सॉल्यूशन एंटर ना कर पाए, कॉटन प्लग की तरफ से एंटर ना कर पाए। और यदि एंटर कर भी जाए तो ये अगार अगार आगे नहीं बढ़े, अगार अगार के थ्रू सिर्फ आगे नहीं मूव कर सकते हैं। यदि एंटर कर भी गया तो अगार अगार उसको इधर उधर जाने ही नहीं तो सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगी, सॉल्यूशन मिक्स होने से लफड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कॉटन प्लग और अगार अगार दोनों का ये काम है। पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि अगार अगार और कॉटन का काम क्या है? बोथ प्रिवेंट करती है सॉल्यूशन को मिक्स होने से। ओके, तो ये तो कहानी हो गई सॉल्ट ब्रिज की। हम लोग फंक्शन देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज का। कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़ो। आगे बढ़िए सर। हाँ, आगे बढ़ो। Next we will see the functions of, what are the functions of salt bridge। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? आराम से सब जानते हैं। इट कंप्लीट्स द सर्किट। कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लोगे बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स, लिख सकते हो। इट कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, ठीक है ना, इन द टू हाफ सेल्स। देखो ओके। थर्ड, इट प्रोहिबिट्स मिक्सिंग ऑफ solutions of two half cells। ओके, ये तीन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है। बहुत सिंपल में स्कूल एग्जामिनेशन के लिए लिखवा दिया हूं, देख लेना, पूछे जाते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा टिपिकल पार्ट में चलिए। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सिंपल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा था, बहुत सिंपल में देखा, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ी कॉन्सेप्ट है जिसको विस्तार में हम लोग आज देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है?
सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाई जाए। एक मेटल को मैंने उसी की सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया। ओके, अ मेटल इज प्लेस्ड in the its ion। मान लो ये मेटल M है, इसको मैंने जिस सॉल्यूशन में रखा है इसमें इसके आयन है M2+ आयन। ओके, एक मेटल M है, उसको मैंने रखा उसी के सॉल्यूशन में, M2+ आयंस प्रेजेंट है। ओके, द मेटल डेवलप्स a positive or negative charge with respect to the solution। तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकती है। लास्ट क्लास में बताया था कैसे ऑक्सीडेशन ज्यादा हुई या रिडक्शन ज्यादा हुई, उस रेट से हम लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है कि नेगेटिव चार्ज। तो मानो एक पल के लिए इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज, मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो जंक्शन है, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इस जंक्शन पे इधर कुछ और पोटेंशियल, इधर कुछ और पोटेंशियल, तो उस जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस that develops at the metal solution इंटरफेस बोलो या बाउंड्री बोलो या जंक्शन बोलो, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है मेटल सॉल्यूशन बाउंड्री पे इज नोन एज इलेक्ट्रोड। तो ये तो पूरा फंडा आई सपोज क्लियर होगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पर एक शॉर्ट रिवीजन के लिए क्योंकि इस टॉपिक में घुसना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई सपोज सबको क्लियर होगा। मेटल है, उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई मानो, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पे क्या, इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन पे डेवलप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आइडिया सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब चलो इसको हम लोग डेप्थ में देखते हैं थोड़ा सा। ओके, on which electrode potential देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, देखो बड़ा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोड मैं लेता हूं जिंक का, मैं लेता हूं कॉपर का, या मैं लेता हूं आयरन का, या मैं लेता हूं सिल्वर का। तो हर मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी क्या सेम होती है? नहीं, हर मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी डिफरेंट है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना ही डिसाइड करता है कि ऑक्सीडेशन होगा उसके साथ ही रिडक्शन। ओके, तो ऑब्वियसली नेचर डिफरेंट है, तो गेन करना लूज करने का गुण भी डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उसकी डिफरेंट। अंडरस्टूड? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड
different electrodes, different capacity, तो different electrode potential. Very simple. Concentration of ions. हाँ, ये थोड़ा समझना है, important है. सपोज करो एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक मेटल M है, ठीक है ना, एक मेटल M है, वो बना M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. एक मेटल M है, वो बना M2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. इस मेटल के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. इस मेटल के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना. तो मैं बोल रहा हूं, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं E से. क्या से डिनोट करेंगे? E से. और नीचे में मैं लिख रहा हूं OP. OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन वाला? ऑक्सीडेशन वाला. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन वाला? ऑक्सीडेशन वाला. यदि मैं लिखता हूं EOP तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला. ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला यहां पे इंक्रीज होगा इफ रिएक्शन गोज फॉरवर्ड. यदि रिएक्शन आगे जाएगा, देखो ध्यान से, रिएक्शन आगे जाएगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्वियसली बढ़ेगा. ठीक है. अब यदि मानो ये रिएक्शन इधर जाता है, ये रिएक्शन इधर जाता है तो क्या? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा. हाँ, इधर यदि जाएगा तो रिडक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. ऐसा रिडक्शन होगा इधर तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगा? घटेगा. घटेगा. मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला घटेगा if reaction goes backward. ओके. अब देखो मैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगाता हूं. यदि मैं M2 प्लस के कंसंट्रेशन को घटा दूं तो रिएक्शन किधर भागेगा? आगे की तरफ. फॉरवर्ड. आगे भागेगा. यदि M2 प्लस के कंसंट्रेशन को मैं घटा दिया तो रिएक्शन आगे भागेगा, और जब रिएक्शन आगे भागेगा तो ऑक्सीडेशन की ओर भागेगा. इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा. ओके. अब यदि मैं इसको बढ़ा देता हूं, M2 प्लस के कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा देता हूं, तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन कहां भागेगा? बैकवर्ड. बैकवर्ड भागेगा और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये कंसंट्रेशन का चेंज होना, ये कंसंट्रेशन का बदल देगा. तो उस हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगी या घट जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस चीज. टेम्परेचर आप सभी को मालूम है इंक्रीज करेगा. कि टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है ना. अब मानो इक्विलिब्रियम राइट के ओर थोड़ा सा शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर डिसाइड करता है इक्विलिब्रियम को, ये सबको मालूम है. यदि टेम्परेचर बढ़ेगी घटेगी तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन शिफ्ट होगी. मैं बोल रहा हूं कि यदि रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन थोड़ी राइट के तरफ चल रही, राइट के तरफ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. 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 वेरी सिंपल, बढ़ेगा. तो सिंपल सी बात है. देखो बेटा, केमिस्ट्री में चीजों को यदि समझना है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो समझने के लिए तो लगाना ही पड़ेगा. फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजों की बात कर रहा हूं.
यदि फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजों को समझना है आपको, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा समझ। तो एक बात बोलता हूं, ये दो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, तब फिजिकल केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो जाए। ओके, यदि समझना है, नहीं तो रटना है तो आप रटो, बैठ के कितना रटो, रटना तो पॉसिबल नहीं है। और फिजिकल का केमिस्ट्री तो बदनाम है रटने के लिए, क्योंकि इंसान दिमाग ही नहीं लगाता है। यहाँ पे केमिस्ट्री तो समझने वाली चीज है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये दो टॉपिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ लो, फिजिकल केमिस्ट्री मस्त हो जाए। ओके, तो ये तो तीन चलो फैक्टर दिमाग में रखना है, पहला नेचर, दूसरा कंसंट्रेशन और डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, कुछ पूछना है कि आगे बढ़ो? आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है दो टाइप की, एक होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग O.Pb ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझो। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता। किसकी ऑक्सीडेशन? अपनी ही ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, यदि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है, तो वो अपनी ही ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा से करेगा। ओके, एंड इट्स अ टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है क्षमता। इन सिंपल समझो कि क्या बोलूं, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, आप लोग भी क्रिकेट खेलते हो, पर विराट कोहली की क्रिकेट खेलने की जो क्षमता है आपसे ज्यादा अच्छा है। वही बात है कि हर मेटल की ऑक्सीडेशन करने की क्षमता या रिडक्शन करने की क्षमता सेम नहीं होती। ओके, अंडरस्टूड? तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। ओके, जिसकी वैल्यू हाई उसकी क्षमता अच्छी ऑक्सीडाइज होने की। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल हाई है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि कोई चीज का हाई है, That is a good reducing agent. तो उसकी रिड्यूसिंग पावर, उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई है, वो दूसरों को रिड्यूस जल्दी करेगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस ही ना करे। ओके, Yes. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग R.Tb लिखते हैं। ओके, दिस वन इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। खुद, दूसरों की नहीं, खुद रिड्यूस होने की क्षमता। जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, वो खुद उतना जल्दी रिड्यूस होगा। ओके, और रिड्यूसिंग पोटेंशियल यदि किसी का हाई है तो वो दूसरों को क्या करेगा? Oxidize. ऑक्सीडाइज करेगा। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल हाई रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दे रहा हूं। जितना अच्छा रिड्यूसिंग पावर उतना अच्छा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर? तो ये तो एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है। नेक्स्ट चीज तो बेटा EOX लिखें, EOX लिखें तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड RED रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेम इन
Magnitude. Magnitude. Magnitude, But opposite sign. but opposite in Sign. sign. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है वो सेम होता है, और दोनों की साइन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट। ये दिमाग में रखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओके, पर साइन जो होता है नेगेटिव होता है, ओके। पूरी केमिस्ट्री में जब बात होगी तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यदि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको आप माइनस कर दो तो मिल जाएगी आपको रिडक्शन पोटेंशियल। तो अक्सर जगह मैं जब ई लिखूंगा, ओके, जब मैं सिर्फ ई लिख रहा हूं तो आप समझ लेना कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये मत समझना कि मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ आई ओनली मेंशन ई दैट मींस आई एम टेलिंग रिडक्शन, ओके। तो ये तो कहानी है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की पूरी, ओके।